जय हिंद एवरीवन। मैं समीर चौधरी यूपीएससी हिंदी पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम लोग अपना करंट अफेयर सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने जनवरी 2023 करंट अफेयर शुरू किया था, ठीक है। तो मैंने बताया था कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इसका करंट अफेयर हो गया है, जनवरी का चल रहा है। पॉलिटी सेक्शन हो गया, आज हम लोग आईआर सेक्शन करेंगे। तो मेरे ख्याल से इसी महीने, आज 25 तारीख है, तो मान लीजिए इसी महीने जो है हो सकेगा तो ये करंट अफेयर जनवरी वाला ख़त्म हो जाएगा, ठीक। तो अप्रैल में जो है आपका 10 तारीख तक जो है फरवरी का करंट अफेयर हो जाएगा। और मार्च का जब भी मैगजीन आएगा बेसिकली उसके बाद तुरंत करंट अफेयर्स का भी कवर करा दिया जाएगा। तो इतना मान के रखिए कि अप्रैल के अंत तक आपका तीनों करंट अफेयर निश्चित है हो जाएगा। तो खैर हम लोग शुरू करते हैं इंडिया एंड ग्लोबल साउथ। तो इंडिया एंड ग्लोबल साउथ ये बेसिकली एक वर्चुअल समिट हुआ और जिसमें होस्ट एक प्रकार से इंडिया ने किया, मेजबानी इंडिया ने की, ठीक। और इसका आप नाम सकते हैं ग्लोबल साउथ समिट। और इसका थीम था ग्लोबल साउथ समिट का एक प्रकार से कि भाई इंडिया जो है जितने भी ग्लोबल साउथ किस चीज़ को कहते हैं बेसिकली मैं बताता हूँ। तो उसको एक प्रकार से थीम था वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ। तो उसमें भी जो थीम था वो था यूनिटी ऑफ वॉइस, यूनिटी ऑफ पर्पज। तो यूनिटी ऑफ वॉइस, यूनिटी ऑफ पर्पज, यूनिटी ऑफ वॉइस एंड यूनिटी ऑफ पर्पज। तो ये एक प्रकार से जो है समिट था। तो इसमें क्या था कि जितने भी ग्लोबल साउथ है, जो कि इंडिया, वैसे तो इंडिया जो है एक प्रकार से नॉर्थर्न हेमिस्फेयर में आ जाता है, लेकिन ये कुल मिला के ऐसे कुछ कंट्री हैं, लगभग 120 कंट्री हैं, जिनको एक लाइन खींच दिया जाए, जो कि एक 1980 में ब्रंट लाइन कहा गया था। 1980 में ब्रंट लाइन कहा गया था, BRUNDT। तो इन्होंने बेसिकली लाइन खींचा जिसके हिसाब से साउथ में ज़्यादातर जितनी भी कंट्रीज हैं, मतलब हम लोग ग्लोब का नक्शा देखें, दुनिया का नक्शा देखें वर्ल्ड पे, तो एक प्रकार से जो लाइन उसने खींच दी है तो उसमें देखा गया कि साउथ में जितनी भी कंट्री हैं वो मतलब अंडर डेवलप्ड हैं या तो डेवलपिंग कंट्रीज हैं। और नॉर्थ में अगर देखा जाए तो नॉर्थ अमेरिका में ले लीजिए, यूएस, मैक्सिको, कनाडा, या आप सारे के सारे यूरोप का पोर्शन ले लीजिए, रसिया का पोर्शन ले लीजिए, ठीक है। यहाँ तक कि आप चाइना भी मान लीजिए कि अब धीरे धीरे जो है डेवलप्ड कंट्री की ओर जा रहा है। तो एक प्रकार से जो है ये सभी के सभी डेवलप्ड हैं। और साउथ में आप देख लीजिए मोस्टली अफ्रीकन कंट्री, इंडिया, ठीक है। और यहाँ तक कि आपका जो साउथ अमेरिका की कई कंट्री, ये सभी जो है एक प्रकार से अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्री हैं। तो उनको एक प्रकार से अलग करने के लिए ग्लोबल क्या कहते हैं, जितने भी 120 कंट्रीज हैं उनको एक प्रकार से इंडिया ने होस्ट किया। और चूंकि इंडिया जो है अभी फिलहाल G20, आपको पता है कि पिछले साल 2022 में जो है बाली इंडोनेशिया में समिट हुआ था, प्रेसिडेंसी थी। और 2023 के प्रेसिडेंसी जो है G20 की वो इंडिया के पास है। और G20 में मोस्टली 19 कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन है, तो उसमें आपका जो है एक प्रकार से मोस्टली डेवलप्ड कंट्रीज हैं। तो ये उससे पहले G20 एक प्रकार से उससे मीटिंग से पहले जो है इंडिया ने एक प्रकार से इसको होस्ट करके ये मैसेज दिया है कि आपके सारे कंसर्न, क्योंकि इंडिया भी डेवलपिंग कंट्री है, ये सारे भी डेवलपिंग कंट्री हैं, अंडर डेवलप्ड कंट्री हैं। तो इनका बेसिकली इंडिया का यही था कि भाई आपके सारे के सारे कंसर्न जो हैं हम G20 में रखेंगे, ठीक है। जो भी सेक्टर्स रिलेटेड हो सकते हैं, सेक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, हेल्थ हो, डिजिटल इकोनॉमी हो, बैंकिंग हो, एनर्जी सिक्योरिटी हो, तो चाहे जो भी सेक्टर्स हैं उसमें एक प्रकार से सारे के सारे हम पॉइंट्स G20 में रखेंगे, किस प्रकार से डेवलपिंग कंट्री का हेल्प किया जा सके। तो ये मोटा मोटी आपको क्रक्स मैंने बताया इस वाले टॉपिक का। इसके अलावा इनिशिएटिव्स आप देख सकते हैं कि आरोग्य मैत्री फ्रेंडशिप। अभी आपको पता होगा कि जब कोरोना आया था तो इंडिया ने काफ़ी जो भी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज थी, नॉन डेवलप्ड कंट्रीज, उनको जो एक प्रकार से क्या कहते हैं फ्री की वैक्सीन प्रोवाइड की थी। तो यहाँ पे जो है आरोग्य मैत्री भी कुछ इसी से रिलेटेड है कि जो भी एसेंशियल मेडिसिन हैं वो एक प्रकार से जो है इंडिया प्रोवाइड करेगा जो भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ठीक। इसके अलावा आपका ग्लोबल साउथ साइंस टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव, तो इंडिया जो भी टेक्नोलॉजी है वो भी डेवलपिंग नेशंस को देगा, इंडिया के पास जो भी टेक्नोलॉजीज हैं, ठीक है। इसके अलावा है इनिशिएटिव टू एंगेज विद ग्लोबल साउथ ग्लोबल। तो एक नॉन अलाइंड मूवमेंट की बात आती है। अब नॉन अलाइंड मूवमेंट, जैसा कि आपको मोटा मोटी थोड़ा बहुत हिस्ट्री पता है, बहुत डिटेल में नहीं जा सकते, कि जब एक प्रकार से वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ 1950 के बाद, एक प्रकार से जो है कई कंट्री जैसे कि चाइना, वहाँ एक प्रकार से वो हुआ, वहाँ का शासन उसके पास आया, इंडिया को एक प्रकार से इंडिपेंडेंस मिला। तो कई ऐसी कंट्रीज थी जिस पे यूरोप का कब्जा था, यूरोपियन कंट्री जैसे कि फ्रांस, ब्रिटेन, उनका कब्जा था, एक प्रकार से उनको कब्जा से मुक्त हुए। लेकिन उसके बाद चीज़ें सुधरी नहीं। उसके बाद कोल्ड वॉर का जो है एक समय जो है वो चला, और कोल्ड वॉर जो है टसल था आपका यूएस और यूएसएसआर।
तो सोवियत यूनियन और यूएस के बीच में टसल था, और इसके साथ कुछ कंट्रीज थी, इसके साथ कुछ कंट्रीज थी। लेकिन जो इंडिया का स्टैंड था, ठीक है, कि भाई हम नॉन अलाइंड रहेंगे, ना ही हम आपकी तरफ हैं ना ही हम आपकी तरफ हैं। और इस इंडिया के जो एक प्रकार से जो मत था, इसमें काफ़ी कंट्री जो हैं एक प्रकार से इंडिया के साथ थी। तो उसमें जो है बेसिकली इंडिया था, इजिप्ट था, और भी आगे मैं बताऊँ कौन कौन सी कंट्री थी। तो इन्होंने जो है, ये आपको पता होना चाहिए, सारे फैक्ट हैं, ये आपको आइडिया होना चाहिए कि 1955 में बांडंग कॉन्फ्रेंस, एशिया अफ्रीका बैंडंग कॉन्फ्रेंस, ठीक है, जो कि इंडोनेशिया में हुआ था। बैंडंग ये आपका इंडोनेशिया में हुआ था। उसमें एक प्रकार से हुआ कि भविष्य में हम लोग एक नॉन अलाइंड एक प्रकार से मूवमेंट करेंगे, नॉन अलाइंड कंट्रीज होंगी, और उसी को लेके फर्स्ट नाम कॉन्फ्रेंस आपका ये 1961 में हुआ। ये कॉन्फ्रेंस हुआ, पहला नॉन अलाइंड मूवमेंट का कॉन्फ्रेंस हुआ, जो कि समिट हुआ बेलग्रेड यूगोस्लाविया। तो बेलग्रेड जो है ये यूगोस्लाविया में है, कंट्री है। तो वहाँ पे जो है एक प्रकार से ये हुआ 1961 में, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे अपने नेहरू जी जो है वो पार्टिसिपेट किए थे, और भी 4-5 कंट्रीज थे जिनके एक प्रकार से प्रेसिडेंट पार्टिसिपेट किए थे। बाद में इसकी संख्या काफ़ी बढ़ गई, अभी के समय में इसकी संख्या कुछ मिला के जो भी नॉन अलाइंड कंट्रीज हैं 120 के आसपास है, ठीक है। तो लगभग आप देख सकते हैं कि इनमें से ढेर सारी कंट्रीज ने अभी पार्टिसिपेट किया ग्लोबल साउथ वाले में। तो ये मोटा मोटे आपको नाम के बारे में पता होना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया 2 फैक्ट, कि नाम जो है 1955 में इसका एक प्रकार से कॉन्सेप्ट आया, क्या कहते हैं, बैंडंग कॉन्फ्रेंस, और उसके बाद 1961 में बेलग्रेड में पहली समिट हुई थी यूगोस्लाविया में। इसके अलावा चूँकि जो नाम है नॉन अलाइंड मूवमेंट, इसमें जो इसका एक प्रकार से कॉन्सेप्ट यही था कि जो भी दूसरे देश हैं उनकी सॉवरेनिटी जो है कब्जा नहीं होगा, सबकी सॉवरेनिटी है, सबकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है। वहाँ की जो भी एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी है, डाइवर्सिटी है, हमारे जो इंडिया की डेमोक्रेसी है, हर कंट्री की डेमोक्रेसी भी कई तरह की होती है, कहीं डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है, कहीं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है। जैसे इंडिया की जो है वो रिप्रेजेंटेटिव इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। जैसे हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, फिर वहाँ से डिसाइड होता है प्राइम मिनिस्टर कौन होंगे, फिर प्रेसिडेंट। तो बेसिकली हम लोग डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर को वोट नहीं देते हैं कि भाई हम क्या कहते हैं, हम ABCD किसी को प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली नहीं बनाते हैं। हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव मतलब हम लोग MP चुनते हैं, अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। फिर फाइनली वहाँ से जो है एक प्रकार से जो भी पार्टी का बहुमत होता है उसके हिसाब से फिर प्राइम मिनिस्टर चुने जाते हैं। तो इंडिया जो है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, ठीक है। कई जगह डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है, कई जगह डेमोक्रेसी में भी जैसे प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है, जैसे कि USA में है। इंडिया में प्राइम मिनिस्टर एक प्रकार से पावरफुल है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है सिस्टम अलग अलग देश में बने। तो जिसका भी जो भी कंट्री है, तो उनके जो भी हित हैं, जो भी उनकी रूल्स रेगुलेशंस हैं, जो भी उसकी डाइवर्सिटी है, उसको एक प्रकार से प्रोटेक्ट किया जाएगा, उसमें दखल नहीं दिया जाएगा। ये नॉन अलाइंड मूवमेंट का एक प्रकार से लेना देना था, ठीक है। इसके जो ग्लोबल साउथ है उसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया। ग्लोबल साउथ में साउथ की जो बेसिकली एक प्रकार से साउथ में जो कंट्रीज आ जाती हैं, आप अगर नॉर्थ अमेरिका की कंट्री छोड़ दें, US, मैक्सिको और कनाडा, और यूरोप छोड़ दें, और रसिया छोड़ दें, चाइना को भी अगर छोड़ दें, तो एक प्रकार से साउथ में जो भी कंट्री बच गई, ठीक है। तो ग्लोबल साउथ एक लाइन हम लोग तो पूरा लाइन आ जाएगा, अफ्रीका पूरा आ जाएगा, इंडिया आ जाएगा, और साउथ अमेरिका कंट्री आ जाएंगी, ठीक है। तो एक प्रकार से यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और रसिया को हम लोग छोड़ दें, चाइना को, तो डेवलपिंग कंट्री जो है रह जाती हैं। इसके अलावा इसमें मैंने आपको बता दिया कि जो भी इसमें पॉइंट्स थे इंपॉर्टेंट। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया और इजिप्ट। अब इंडिया और इजिप्ट जो है एक प्रकार से, चूँकि इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट थे 2023 में, उनका नाम मुझे भूल रहा है, फिर अल मसीसी ऐसे कुछ नाम है उनका, अल सीसी करके कुछ, तो एक बार नाम देख लीजिएगा, वो बेसिकली किसी भी एग्जाम पूछ सकता है। तो वो एक प्रकार से चीफ गेस्ट थे। हर साल कोई ना कोई चीफ गेस्ट होता है। पिछले 1-2 साल से जो है कैंसिल हो रहा था, क्योंकि कोरोना की वजह से इनवाइट नहीं किए गए थे। एक बार इनवाइट किए भी गए थे यूनाइटेड किंगडम वाले प्राइम मिनिस्टर, तो वो आए नहीं थे ड्यू टू कोरोना, ठीक है। तो ये आपका जो है 74th रिपब्लिक जो आपका 2023 में मनाया गया, 26 जनवरी 2023 को, 74वां क्या कहते हैं रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस, ठीक है। और इजिप्ट के प्रेसिडेंट जो है वो पार्टिसिपेट किए थे चीफ गेस्ट के रूप में। तो यहाँ पे जो है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों के बीच में हुई, ठीक, इजिप्ट के साथ। अब इजिप्ट जो है एक प्रकार से क्यों सिग्निफिकेंट हो जाता है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, या आप इस बात को समझिएगा कि इजिप्ट का जो जियोपॉलिटिकल पोजीशन है, जैसे कि मैंने यहाँ पे मैप लगा रखा है। अब देखिए यहाँ पे से मेडिटेरियन सी है, मतलब यूरोप के नीचे मेडिटेरियन सी, और ये आपका अरेबियन पेनिनसुला हो गया, और इधर आपका एक प्रकार से अफ्रीकन कॉन्टिनेंट हो गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इजिप्ट यहाँ पे जो है एशिया और अफ्रीका को एक प्रकार से कनेक्ट करता है, और मेडिटेरियन सी और रेड सी, इन दोनों के बीच में एक प्रकार से यहाँ पे सुएज कैनाल है, बहुत ही एक फेमस कैनाल है, जो कि अगर ब्रिटिश जब एक प्रकार से इंडिया पे कॉलोनियल रूल था, तो कुछ भी ट्रेड करना होता था तो पूरा का पूरा अफ्रीका ऐसे घूम के, नीचे अफ्रीका में केप ऑफ गुड होप घूम के
लंबा समय लंबी दूरी तय करनी होती थी, और ये इसका जो है यूज नहीं होता था इस कैनाल का, कि यहाँ से शिप निकल जाए और सीधा यहाँ पे काफ़ी मतलब है समय बच जाएगा, तेल बच जाएगा जो भी शिप में लगता है। तो उसको लेके एक प्रकार से यहाँ पे शिप का विकास हुआ। अभी जो स्वेज कैनाल क्राइसिस है, अभी 1 साल पहले ही यहाँ पे जो है कोई शिप पलट गई थी, और इसकी जो एक प्रकार से आप देख सकते हैं इस कैनाल का जो है विड्थ बहुत ज़्यादा नहीं है, चौड़ाई। तो यहाँ पे कुछ भी अगर होगा तो बेसिकली 2-4 शिप भी अगर फंस गई तो एक प्रकार से जो है यहाँ पे डाटा है कि लगभग 50 शिप जो है डेली बेसिस पे यहाँ पे गुजरती है, और 50 शिप मतलब बड़े बड़े शिप ऑब्वियसली, ठीक है। तो समझ सकते हैं कितना बिजी है, तो बहुत ही बिजी ये कैनाल है। तो उसको बेसिकली जो है इजिप्ट होल्ड करता है, और इजिप्ट का बेसिकली जो भी इकोनॉमिकल गेन है वो इस कैनाल के थ्रू होता है, ठीक है। तो इंडिया का रिलेशन अगर इजिप्ट से अच्छा रहेगा तो इंडिया के जो भी सामान की आवाजाही होती है उसमें हो सकता है कुछ उसमें छूट मिल जाए, जो भी कुछ ना कुछ चार्ज तो करते ही होंगे, क्योंकि ये कैनाल जो है वो इजिप्ट होल्ड करता है, ठीक है। कोई नेचुरल नहीं है ये, मतलब सबके लिए ओपन नहीं है, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ चार्ज करते होंगे। तो एक प्रकार से इंडिया के हितों की एक प्रकार से रक्षा हो पाएगी। दूसरी बात, अभी हाल में जो कि यूक्रेन और रसिया का जो एक प्रकार से क्राइसिस हुआ था, यूक्रेन और रसिया में लड़ाई हुई थी, तो उसमें जो है इंडिया ने ठीक जो भी सामान इजिप्ट यूक्रेन और रसिया से इंपोर्ट करता था वो इंडिया ने इजिप्ट को सप्लाई किया, जिससे इंडिया का ट्रेड जो है वो ठीक ठाक बढ़ा, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं आपको दिमाग में रखने हैं। इसके अलावा आपको मैंने बताया कि स्वेज क्राइसिस के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि स्वेज क्राइसिस है क्या, कि स्वेज कैनाल क्राइसिस। तो स्वेज कैनाल क्राइसिस के बारे में सबसे पहले मैं बताया कि 1956 में क्राइसिस हुई थी। अब समझिए कि 1869 मेरे ख्याल से तब से ये स्वेज कैनाल खोल दिया गया था। तो हुआ क्या था कि लगभग 1869 से पहले वहाँ के जो फ्रेंच और ब्रिटेन के जो एक प्रकार से गवर्नर्स थे, जो भी वहाँ के वो थे रूलर्स थे, उन्होंने इजिप्ट को अप्रोच किया कि भाई हम इस रास्ते का प्रयोग करना चाहते हैं ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो इजिप्ट ने जो है बेसिकली हाँ कर दिया उस समय, और कुछ शर्तों के साथ वो हुआ था। शर्तें क्या थी कि बेसिकली एक कंपनी है जो कि फ्रेंच और ब्रिटेन की जॉइंट कंपनी रहेगी, मतलब प्राइवेट कंपनी, वो क्या करेगी कि भाई यहाँ पे जो है कैनाल बिल्ड करेगी। मतलब ऑब्वियसली ये प्रॉपरली कैनाल नहीं था, वाटर बॉडी रही होगी, तो यहाँ पे प्रॉपरली कैनाल बनाया जाएगा, ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से विकास किया जाएगा, और इजिप्ट उसमें बस मदद करे। उसमें ये हुआ कि भाई कैनाल तो बनाएंगे, ठीक है, कैनाल कंपनी बनाएगी, लेकिन एक शर्त हुआ कंपनी का कि 99 साल के लिए 99 साल के लिए जो है 99 साल के लिए वो लीज पे चला जाएगा कंपनी के पास, ठीक है। तो समझिए एक कंपनी यहाँ पे कैनाल बनाएगी, ये स्वेज कैनाल कंस्ट्रक्शन करेगी, और वो कैनाल जो है लगभग 100 साल के लिए उस कंपनी के पास चला जाएगा। और ये कंपनी जो है इसमें जो मेजर शेयर था कंपनी का वो ब्रिटेन और फ्रांस के पास था, ब्रिटेन और फ्रांस के पास ये मेजर शेयर था कंपनी का, ठीक है। तो लगभग समझ लीजिए कि 1850 ईस्वी के आसपास ये हुआ एग्रीमेंट, ठीक। तो एक प्रकार से अगले 100 साल तक जो है इसका मेंटेनेंस, जो भी चार्ज और जो भी गेन होगा वो कंपनी के पास जाएगी। 100 साल के बाद जो है इजिप्ट को वो मिल जाएगा वापस, ऐसा कुछ हुआ। लेकिन 1956 में क्या हुआ, उससे पहले 1956 से पहले इजिप्ट जो है नाइल रिवर आप लोग जानते होंगे, ठीक है, सबसे लंबी नदी है मेरे ख्याल से, तो वो जो है एक प्रकार से बहती है। तो उस पर आसवान डैम, जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी बार पूछा भी गया है, आपके पीसीएस में पूछा गया है, तो मैंने खुद देखा है। तो आसवान डैम जो है ये नाइल रिवर पे बनाना चाहती थी क्या कहते हैं इजिप्ट। तो इजिप्ट बोला भाई मुझे इससे जो भी चार्ज होते हैं मुझे वापस अपना स्वेज करना चाहिए, कुछ मुझे पैसे की आवश्यकता है डैम बनाने के लिए। इन्होंने सख्त मना कर दिया, ठीक है। तो सख्त मना कर दिया, तो उसी बीच क्या हुआ कि ब्रिटेन फ्रांस ये दोनों तो इन्वॉल्व थे ही, ब्रिटेन और फ्रांस तो इन्वॉल्व थे ही, इसके अलावा इजराइल, ठीक है, इजराइल तो यहाँ पे है ही आपका। तो बेसिकली इन तीनों ने अप्रोच किया, अपनी फोर्सेज भेज दी इसको कंट्रोल करने के लिए, ठीक। इसी बीच क्या हुआ कि ये सभी यूएस को उतना आइडिया नहीं था, या यूएस को जो है ब्रिटेन फ्रांस ने कुछ इसके बारे में बताया नहीं था, ठीक है। तो इसी बीच इजिप्ट को सपोर्ट करने के लिए यूएसएसआर आ गया, ठीक है, कि भाई हम तुम्हारा डैम बना देंगे, आसवान डैम, और इससे फोर्स से जो लड़ाई होती है उसमें भी हेल्प करेंगे। अब चूंकि ब्रिटेन फ्रांस एक प्रकार से आप देख सकते हैं वर्ल्ड वार 1 वर्ल्ड वार 2 यूएस के क्लोज रही है, ठीक है। तो एक प्रकार से जो है यूएस ने इन दोनों को बोला कि भाई पीछे हट जाओ, फालतू का लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। तो उसके बाद क्या हुआ कि ये दोनों फोर्सेज जो है वो पीछे हटी, ब्रिटेन और फ्रांस की, और इजिप्ट ने 1956 में 1956 में जो है नेशनलाइज कर दिया
तो ये मोटा मोटी पीछे इसकी कहानी थी जो कि मैंने आपको ठीक से बताई। सुएज क्राइसिस के बारे में आपको ये आपका बेसिकली वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको आइडिया लग गया। तो उसी बीच जो है उसके बाद नेहरू हुए, इजिप्ट के प्रेसिडेंट थे अब्देल नसर, ठीक है। तो ये सभी जो है आपस में मिलके ये नाम मूवमेंट हो उसमें भी पार्टिसिपेशन किया। तो ये मोटा मोटी आपको आइडिया। तो इजिप्ट का एक प्रकार से गहरा रिलेशनशिप है इंडिया के साथ, और शुरुआत में फ्रेंडशिप एक प्रकार से ट्रीटी इन्होंने 1955-56 के आसपास साइन की थी, और अभी फिलहाल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में ये हुआ है। तो इंडिया का मेनली जो है कॉमर्शियल इंटरेस्ट है कि भाई इसके थ्रू शिप निकलती है ढेर सारी, तो कुछ उसमें क्या कहते हैं ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया को हेल्प मिल सकेगा। तो ये एक इंडिया का कंसर्न है। नेक्स्ट आपका इंडिया यूरेशिया। अब यूरेशिया से नाम से पता चल रहा है आपको कि यूरोप और एशिया, ठीक है। तो यूरोप और एशिया कंटिनेंट अगर आप देखेंगे तो दोनों जुड़ी हुई है, सिंपल सी बात है, ठीक है। क्योंकि रसिया जो है पोर्शन, रसिया का पोर्शन यूरोप में भी आ जाता है, एशिया में भी आ जाता है। तो यूरोप और एशिया कॉन्टिनेंट की अगर हम लोग बात करें, दोनों को अगर हम लोग मिला के बात करें तो कुल मिला के 5 बिलियन पीपल, कुल मिला के दुनिया का पॉपुलेशन 8 बिलियन है, जिसमें से 1.4 बिलियन जो है वो इंडिया का है। ऑलमोस्ट इतना ही आप चाइना का मान लीजिए, थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक, जो कि ऐसा अनुमान है कि चाइना को इंडिया क्रॉस करेगी कुछ सालों में। तो ऑलमोस्ट दुनिया का 8 बिलियन, उसमें से 5 बिलियन सिर्फ इन 2 कॉन्टिनेंट का है, मतलब यूरोप और एशिया का है, ठीक है। तो ऐसा एक प्रकार से स्टडी किया गया यूरोप एशिया में जो भी कई कंट्री जो हैं, ठीक है, ये रिलेशनशिप्स एक प्रकार से ऑब्जर्व किया गया कि फिलहाल क्या कंडीशंस चल रही हैं इन सभी कंट्रीज में। तो इसमें देखा गया कि भाई रिसेंटली सेवरल कंट्रीज इंक्लूडिंग जापान, साउथ ऑस्ट्रेलिया हैव टेकन इनिशिएटिव सजेस्टिंग अ ग्रोइंग फोकस ऑन बेटर रिलेशनशिप। तो यूरोप और एशियन कंट्रीज में किस प्रकार से आपस में जो है रिलेशनशिप को बढ़ावा दिया जाए। और चूंकि आप देख सकते हैं कुल मिला के 93 कंट्रीज में आ जाती हैं, 5 बिलियन पॉपुलेशन आ जाता है, आपका यूरोप, मिडिल ईस्ट, एशिया सब कुछ आ जाता है। और जोग्राफिकली यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट जो है एक प्रकार से वो उसके अंदर आ जाता है। और रिसोर्सेज अगर देखा जाए, यूरेशिया का रिसोर्सेज अगर देखा जाए तो आप देख सकते हैं कुल मिला के 31% इसमें नेचुरल गैस रिजर्व है, 17% ऑयल रिजर्व है, 23% इसमें आयरन ओर है, 14% गोल्ड है और 7% कॉपर है। तो ठीक ठाक नेचुरल रिसोर्सेज हैं क्या कहते हैं इन दोनों कॉन्टिनेंट में। इसके अलावा सिग्निफिकेंस अगर देखा जाए यूरेशिया का कि भाई क्या क्या इशूज हैं, तो इशूज अगर देखा जाए तो सबसे पहले चाइना का असर्टिवनेस। तो चाइना का बेल्ट ऑफ रोड इनिशिएटिव है कि भाई किस प्रकार से थ्रू सी और थ्रू लैंड, ठीक है, किस प्रकार से आपस में देशों के बीच में कनेक्टिविटी बढ़ाया जाए। इसमें 3 कंट्रीज को चाइना एक प्रकार से ऐड कर रही है, यूरोप, अफ्रीका और एशिया। और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का ही हिस्सा है आपका चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि एक प्रकार से इंडिया पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के थ्रू गुजरती है, जो कि एक प्रकार से इंडिया का हिस्सा है, तो इंडिया उसका विरोध करती है। इसके अलावा स्ट्रिंग ऑफ पल्स पॉलिसी भी जो है वो एक प्रकार से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है, जो कि आपके साउथ चाइना सी और इंडियन ओशियन को चाहती है कि चाइना किस प्रकार से थ्रू पोर्ट्स एंड थ्रू सेंडिंग शिप्स, वॉरशिप्स, किस प्रकार से जो है वो क्या कहते हैं कंट्रोल करे इंडियन ओशियन रीजन को। तो ये एक बड़ा इशू है, ठीक है। तो इंडिया ने बेसिकली जो है इसके उसमें काउंटर में इंडिया के पास नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ठीक है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ये इंडिया ने सोचा कि भाई जैसे कि आप लोग चाहवार पोर्ट का नाम सुनते होंगे, ठीक है, अशगाबाट एग्रीमेंट का नाम सुनते होंगे, तो किस प्रकार से बिल्कुल नॉर्थ में रसिया तक, यूरोप तक जो है ये नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के थ्रू इंडिया अप्रोच करे। इसके अलावा क्वाड कंट्रीज वाला जो है, क्वाड में इंडिया जो है इंडिया जो है चाइना को वो करने के लिए, काउंटर करने के लिए यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो इन सभी कंट्रीज के साथ किस प्रकार से काउंटर करना है, तो ये सारे एक प्रकार से मतलब जो भी सिचुएशंस बन रही हैं यूरेशिया के अंतर्गत, ये सारे पॉइंट्स इस टॉपिक में हैं। और INSTC के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। तो ये बेसिकली अभी कभी ईरान में इशू आ जाता है, जो कि आपका चाहवार पोर्ट ईरान में आ गया, ठीक है। और भी इशूज हैं, पॉलिटिकल इशूज भी हैं, क्योंकि ईरान पे जो है यूएस टाइम पे सेंक्शन लगाता ही रहता है, इकोनॉमिक सेंक्शन, न्यूक्लियर सेंक्शंस की भाई कितना एनरिच्ड यूरेनियम जो है यूज कर सकता है, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सभी जो है इशूज हैं। और इसके अलावा जो रीजनल टर्मोइल है, जैसे कि यूरोप में ब्रेग्जिट, तो 2 साल पहले जो है आपका ब्रिटेन ने एक प्रकार से यूरोपियन यूनियन से जो है एग्जिट मार लिया था, जिसको ब्रेग्जिट कहा गया। और इसके अलावा अभी हाल में सबसे इंपॉर्टेंट तो रसिया यूक्रेन, ठीक है, तो रसिया यूक्रेन क्राइसिस, इसकी वजह से जो भी जियोपॉलिटिकल क्राइसिस एक प्रकार से हुआ, जिसमें सारी कंट्रीज का इफेक्ट हुआ। तो ये हुआ ही क्यों था, इसके बारे में तो आपको आइडिया होगा ही, क्योंकि एक प्रकार से यूक्रेन जो था वो चाहता था कि उसको नाटो की मेंबरशिप मिल जाए। नाटो की मेंबरशिप मिलने से फ़ायदा क्या होगा कि नाटो जो है एक प्रकार से बनाया ही गया था, नाटो
आपका 19 मेरे ख्याल से 1949 में वाशिंगटन ट्रीटी, ठीक है। तो 1949 में वाशिंगटन ट्रीटी के अंतर्गत जो है ये बनाया गया था, जिसका आर्टिकल 5 कहता है, वाशिंगटन ट्रीटी का आर्टिकल 5, ठीक है, आर्टिकल 5 ये कहता है कि भाई अगर कुल मिला के, चूंकि नाटो एक नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, कुल मिला के एक ऑर्गेनाइजेशन है और ये एक मिलिट्री कॉपरेशन है, इसमें कुल मिला के अभी 30 कंट्रीज हैं, ठीक है। तो ये यूएसएसआर के खिलाफ एक प्रकार से बनाया गया था कि अगर किसी भी कंट्री के ऊपर कुछ वॉर छिड़ेगा तो ऐसा माना जाए कि सभी कंट्री के ऊपर वॉर है, और इसका इंटरनल कूप मतलब आंतरिक कुछ सिक्योरिटी वाला इशू है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगेंस्ट यूएसएसआर था कि भाई इन 30 कंट्री में से अगर किसी के खिलाफ कुछ होगा तो एक प्रकार से कलेक्टिव माना जाएगा, कलेक्टिव एक्शन माना जाएगा कि इन 30 कंट्री जो है एक्शन ले सकती है एक साथ। इस प्रकार से जो है आपस में ज्वाइंट मिलिट्री कोऑपरेशन था, और एक ही बार ये आर्टिकल 5 जो है ये ऐसा लागू हुआ था आपका 9/11 11 सितंबर 2001 में, जो आपका क्या कहते हैं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जो अटैक हुआ था अलकायदा के द्वारा बेसिकली, उसके बाद जो है ये अगले ही दिन 12 सितंबर को ये लागू हुआ था, ठीक है। तो ये सभी हैं, और मेजर फंडिंग जो नाटो का है वो यूएस करती है। तो चूंकि यूक्रेन ने जो है अपना इंटरेस्ट दिखाया था कि भाई वो नाटो मेंबरशिप मिल जाए, क्योंकि यूक्रेन का ही एक पोर्शन था क्रीमिया, जो कि 2014 में आपका रसिया ने कब्जा कर लिया था, जिसके बाद से शुरुआत में G8 हम लोग G7 सुनते हैं, शुरुआत में G8 था, उसके बाद उसको हटा दिया गया, G8 से G7 हो गया, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपके टाइम पे आते रहते हैं। नाटो का जो हेडक्वार्टर है वो बेल्जियम है। तो ये सभी जितने भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनका हेडक्वार्टर क्या है, मेंबरशिप कौन है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्या पर्पज है। इसके अलावा जो यूरोप और एशिया के लिए आपका ब्रिक्स तो है ही, ठीक है। ब्रिक्स में आप दे सकते हैं रसिया, इंडिया, चाइना, ये 3 तो आपके एक प्रकार से आ ही जाते हैं एशिया में। और इसके अलावा आपका संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसमें कुल मिला के 8 मेंबर हैं, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना और जो भी ऊपर की ताजिकिस्तान, ये सब वगैरह जो कंट्री हैं। और ये भी जो है आप एक प्रकार से इसमें भी देख सकते हैं। हाल में मेरे ख्याल से 2022 में अजरबैजान में समिट हुआ था। तो ये सभी कहाँ समिट हुआ है हाल में, कौन कौन सी कंट्रीज हैं, ये सभी आपको पता होने चाहिए। तो ये आपको यूरेशिया के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन था। तो इंडिया भी जो है फोकस करें किस प्रकार से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बढ़ाएं, आपस में किस प्रकार से इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़ाएं। तो इंडिया चाइना ट्रेड रिलेशन, तो इंडिया चाइना ट्रेड रिलेशन जो है इसलिए पॉइंट न्यूज में आया क्योंकि इंडिया जो है ट्रेड डेफिसिट, अब ट्रेड डेफिसिट क्या होता है, ट्रेड होता है मान लीजिए व्यापार हो रहा है, ठीक है, तो कुछ इंपोर्ट होती हैं चीज़ें और कुछ चीज़ें एक्सपोर्ट होती हैं, ठीक है। तो कुछ चीज़ें इंपोर्ट होती हैं, कुछ चीज़ें एक्सपोर्ट होती हैं, मतलब निर्यात होती हैं, आयात होती है। जब आयात जो है, आयात ज़्यादा हो जाए निर्यात से, ठीक है, तो आयात की वैल्यू जो है निर्यात से अगर ज़्यादा हो जाए तो ट्रेड डेफिसिट हो जाएगा, सिंपल सी बात है, और जो कि इकोनॉमी को नेगेटिवली इम्पैक्ट करती है, ठीक है। तो ऐसा देखा गया कि इंडिया का जो है कुल मिला के $135 बिलियन, 135.98, ठीक है, इतना बिलियन डॉलर ये ट्रेड रहा चाइना के साथ, ये चाइना के साथ ट्रेड रहा $135.98 बिलियन। उसमें से जो है 118 बिलियन डॉलर जो है, 118 बिलियन डॉलर ये आपका चाइना से इंपोर्ट है। तो आप समझ सकते हैं कि ऑलमोस्ट 90% जो है इंडिया इंपोर्ट करता है चाइना से, 10% एक्सपोर्ट करता है जो भी ट्रेड वैल्यू है। और इतना ज़्यादा अगर ट्रेड डेफिसिट रहेगा तो एक प्रकार समझ सकते हैं इकोनॉमी पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है ना। तो इंडिया के क्या रीजन हो सकते हैं, आपको क्या लगता है इंडिया को इंपोर्ट करना पड़ता है? उसकी सिंपल सी बात है कि इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उतना स्ट्रांग नहीं है, या इंडिया का मार्केट में जो इंडिया की डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हैं जो कि यहाँ के मैन्युफैक्चर होते हैं उनकी कंपेटिटिवनेस में मतलब महंगी हैं, कंपटीशन नहीं दे पाती हैं चाइना के प्रोडक्ट्स को, क्योंकि मार्केट तो ओपन है। एलपीजी के बाद जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हुआ तो मार्केट तो ओपन है। कुछ टैरिफ ऑन ट्रेड लगाते रहते हैं, उस पर भी आपस में झगड़ा चलता रहता है, कितना टैरिफ लगाना है, कितना ट्रेड लगाना है, डायरेक्टली लगाते हैं, इनडायरेक्टली लगाते हैं, ठीक है, कितना टैरिफ और बैरियर्स लगाने हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है। तो चाहे क्वालिटी के वाइज हो सकते हैं, मान लीजिए कि आपको इंडिया कुछ एक्सपोर्ट करना है, समझ रहे ना, तो क्वालिटी चेक्स लगा सकते हैं कि भाई इस क्वालिटी के हम प्रोडक्ट्स नहीं लेंगे अपने कंट्री में, हमारे देश के लोगों का जो है हेल्थ नुकसान हो सकता है, इस तरह की चीज़ें। तो चाइना जो है मोटा मोटी आपको कई प्रोडक्ट्स जो है इंडिया को भेजती है, जैसे कि आपका इलेक्ट्रिकल मशीनरी। तो इलेक्ट्रिकल मशीनरी जो है इंडिया डिपेंडेंट है चाइना से, तो या तो इंडिया खुद का मैन्युफैक्चर करना सीखे, ठीक है। और इंडिया के साथ दिक्कत क्या है कि इंडिया जो है जो भी प्रोडक्ट देती है वो लेस मॉनेटरी वैल्यू एक्सपोर्ट करती है, निर्यात करती है, जैसे कि रॉ आयरन ओर। तो रॉ आयरन ओर जो है एक प्रकार से कच्चा माल देती है, उधर से फिनिश्ड प्रोडक्ट आ जाता है। तो इंडिया को खुद से जो है फिनिश्ड प्रोडक्ट तैयार करने की क्षमता होनी चाहिए, और इसके लिए खैर काफ़ी प्रोग्राम्स किए भी गए हैं। तो इंडिया को किस प्रकार से इंपोर्ट कम करना है, खुद से सेल्फ रिलायंट, और इसके लिए आप लोग बार बार सुनते होंगे आत्मनिर्भर भारत। फिलहाल अभी 1-2 साल पहले ही जो है मोदी जी का ये कॉन्सेप्ट है आत्मनिर्भर भारत। अपने को खुद से आत्मनिर्भर सेल्फ रिलायंट होना पड़ेगा, अपना खुद का फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, खुद के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। और 2014 में जब मोदी गवर्नमेंट आई ही थी उसी टाइम मेक इन इंडिया जो एक प्रकार से लॉन्च हुआ था,
कुल मिला के 25 सेक्टर्स में, कुल मिला के 25 सेक्टर्स में किस प्रकार से मैन्युफैक्चरिंग में बढ़ाना है। और कई इनिशिएटिव्स लिए गए थे, जैसे कि एंटी डंपिंग ड्यूटी, जो भी एक प्रकार से प्रोडक्ट्स इन्फीरियर क्वालिटी के हैं, बाहर वाले देशों से आते हैं, उस पर जो है एक प्रकार से एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाए। इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत मैंने आपको बता ही दिया, मेक इन इंडिया मैंने आपको बता ही दिया। इसके अलावा प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, कि भाई अगर डोमेस्टिक यहाँ पे आगे कोई भी फॉरेन कंट्री की कंपनी जो है या यहाँ की डोमेस्टिक कंपनी कुछ मैन्युफैक्चर करती है तो उनके प्रोडक्शन में कुछ उनको इंसेंटिव दिया जाए, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स। इसके अलावा ग्लोबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इंडिया आपका ऑस्ट्रेलिया के साथ, आपका क्या कहते हैं जापान के साथ किस प्रकार से जो है ट्रेड में जो है कम उसमें फ्री ट्रेड का एक प्रकार से वो कर सके, सप्लाई चेन में बूस्ट ला सके, ये सारी चीज़ें जो हैं इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो एंटी डंपिंग ड्यूटी के बारे में दिया है कि भाई टैक्स इम्पोज किया जाता है इम्पोर्टेड गुड्स पे टू रेक्टिफाई सिचुएशन अराइजिंग फ्रॉम डंपिंग ऑफ गुड्स। तो सस्ते दामों पे बाहर के मतलब चाइना जो है सस्ते दामों पे यहाँ के मार्केट में प्रोडक्ट्स ला दे रही है, तो यहाँ के जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स हैं उसको कौन खरीदेगा। इसका छोटे लेवल पे आप देख सकते हैं कुछ इनिशिएटिव्स, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट, कि जो भी लोकल यूनिट्स हैं उनको भी सपोर्ट मिल सके, उनको भी एक प्रकार से जीवन मिल सके, ठीक है, वहाँ के भी लोगों को रोजगार मिल सके। तो ये सारी चीज़ें जो है कोशिश की जा रही हैं भले ही, और ऑब्वियसली टाइम लेंगी क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का विकास इंडिया का हो ही नहीं पाया। प्राइमरी सेक्टर जो भी था वो उतने पे ही रह गया, और सर्विस सेक्टर जो है ऑलमोस्ट 50% प्लस चला गया, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो कि सेकेंडरी सेक्टर है वो विकास उसका हो ही नहीं सका, ठीक है। तो ये सारे एक इशूज हैं। नेक्स्ट आपका इंडिया यूएसए ट्रेड रिलेशन। अब इंडिया यूएसए ट्रेड रिलेशन जो है ये आपका न्यूज में इसलिए आया कि बेसिकली हाल में जो है इंडिया यूएस ट्रेड पॉलिसी फोरम एक प्रकार से ऑर्गेनाइज किया गया, 13वीं मीटिंग थी। और इंडिया यूएस ट्रेड पॉलिसी फोरम कुछ नहीं है, 2015 में ये यहाँ पे 2005 में, तो ये ट्रेड पॉलिसी फोरम जो है एक प्रकार से 2005 में इस्टेब्लिश हुई थी, ठीक है। और ये आपस में जो है बातचीत होता है कि भाई किस प्रकार से ट्रेड को बढ़ाया जाए, इन्वेस्टमेंट रिलेशन बढ़ाया जाए। और इसमें आप देखेंगे कि यूएस एक ऐसी कंट्री है, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया चाइना का, जिसमें इंडिया जो है एक प्रकार से ट्रेड डेफिसिट में है, और ठीक ठाक ट्रेड डेफिसिट मतलब $100 बिलियन की ट्रेड डेफिसिट में है। यूएस एक कंट्री, इसके साथ इंडिया ठीक ठाक ट्रेड सरप्लस में है, समझ रहे हैं ना, मतलब इंडिया जो है एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है और इंपोर्ट कम करता है, ये एक बहुत अच्छी बात है यूएस के साथ, ठीक। तो अभी तक मेरे ख्याल से फर्स्ट नंबर पे यूएस ही था ट्रेड में, अगर देखा जाए ट्रेड की वैल्यू देखी जाए, लेकिन अब मेरे ख्याल से चाइना हो गया है, एक बार चेक करना पड़ेगा, क्योंकि यूएस के साथ $120 बिलियन का ट्रेड हुआ था, ये 2021-22 का डाटा है। अब आपका अब क्या कहते हैं 22 और 23 का देखना पड़ेगा, 22 मार्च से लेकर 23 मार्च तक, मतलब 2023 मार्च तक कितना एक प्रकार से ट्रेड हुआ, ये डाटा देखना पड़ेगा। और क्या कहते हैं ये आपस में कॉपरेशन है इनके बीच में, कि एग्रीकल्चरल, नॉन एग्रीकल्चरल, सर्विस सेक्टर, इन सभी में क्या हो सकता है। और इंडिया यूएस ट्रेड अगर मैंने आपको बता दिया कि $120 बिलियन है, इसमें से ऑलमोस्ट इंडिया $76 बिलियन एक्सपोर्ट करता है। तो $76 बिलियन एक्सपोर्ट करता है, तो इतना मान लीजिए कि $44 बिलियन जो है इंडिया इंपोर्ट करता होगा, ठीक है। तो $44 बिलियन इंडिया अगर इंपोर्ट कर रहा है, तो कुछ ना कुछ जो है आप देख सकते हैं कि इंडिया जो है ट्रेड क्या कहते हैं सरप्लस में है, यहाँ पे 46 मतलब $32 बिलियन आप मान लीजिए ऑलमोस्ट सरप्लस में है। ये आपका 2021-22 का डाटा है, ठीक है। हो सकता है बाद में भी 22-23 में चेंज हुआ हो। इसके अलावा डिफेंस ट्रेड में भी रिलेशनशिप जो है इंडिया का सही चल रहा है, कि डिफेंस ट्रेड में अगर देखा जाए तो यूएस ने इंडिया को स्ट्रेटजिक ट्रेड ऑथराइजेशन का दर्जा दिया हुआ है, और अगर यूएस किसी भी कंट्री को ये दर्जा देता है तो उसके साथ ट्रेड रिलेशन बढ़ाना चाहता है, सिंपल सी बात है। और यूएस ने इंडिया को मेजर डिफेंस पार्टनर में भी रखा है, और इसके लिए 4 एग्रीमेंट जो कि आपको सीक्वेंस जो कि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी हैं, जी सोमिया, उसके बाद लेमोवा, इसके बाद कॉमकासा, और इसके बाद आपका बेका। ये ध्यान रखिएगा, ये सीक्वेंस है। सबसे पहले ये साइन हुआ था जिसोमिया, जो कि आपका देख सकते हैं मिलिट्री इंफॉर्मेशन को लेके है 2002 में, ठीक है। उसके बाद लेमोआ जो कि लॉजिस्टिक एक्सचेंज के लेके है 2016। उसके बाद आपका कॉमकासा जो कि कम्युनिकेशन कंपेटेबिलिटी को लेके है 2018। और सबसे लास्ट में बेका जो कि बेसिक एक्सचेंज ऑफ कोऑपरेशन एग्रीमेंट है, जो कि आपका 2020। तो इसको आप याद करने का तरीका रख सकते हैं, मैंने याद कर लिया पहला अल्फ़ाबेट से जी ले सी एम बे, ठीक है। तो जी ले सी एम बे ऐसे मैंने याद कर लिया था, 2-4 बार बोल लीजिएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए। और बाकी क्या कहते हैं इन्वेस्टमेंट यूएस का काफ़ी मतलब इंडिया के पॉइंट ऑफ मतलब यूएस और इंडिया का काफ़ी अच्छा रिलेशन रहा है ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इंडिया को काफ़ी फ़ायदा भी हो रहा है। जैसे कि इन्वेस्टमेंट, जैसे कि एप्पल, गूगल, ये जो बड़ी कंपनियां हैं अमेरिकन कंपनियां, वो काफ़ी ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट कर रही हैं यहाँ पे। और इंडिया का एक प्रकार से जो हब बना है IT हब, जैसे कि गुड़गांव हो गया, पुणे हो गया, आपका ग्रेटर नोएडा हो गया,
बेंगलोर हो गया, ये सभी जितनी भी कंपनी पर मैं सिलिकॉन वैली, ठीक है, तो यूएस का एक प्रकार से जो है वो उसको फॉलो किया है सिलिकॉन वैली को, तो एक प्रकार से जैसे कि कहा भी जाता है आपका बेंगलोर को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। इसके अलावा इंडिया यूएस डिफेंस ट्रेड रिलेशन के ऊपर हम लोग देखा, तो ये मैंने आपको बता ही दिया। नेक्स्ट आपका इंडियन डायस्पोरा इन लैटिन अमेरिका। अब लैटिन अमेरिका कौन सा पोर्शन है, काफ़ी लोगों को डाउट रहता है, एक बार सर्च भी कर लीजिएगा ताकि आप मैप देख लें तो आपको आइडिया लग जाए। तो जो भी साउथर्न अमेरिका, 2 कॉन्टिनेंट हैं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, साउथ अमेरिका, तो साउथ अमेरिका पूरा का पूरा और सेंट्रल अमेरिका, ठीक है, सेंट्रल अमेरिका जिसमें कैरेबियन आइलैंड वगैरह भी आ जाएंगी, वो सभी के सभी, तो सेंट्रल अमेरिका, मैक्सिको, कैरेबियन आइलैंड और साउथ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका को मतलब छोड़ दिया जाए तो लैटिन अमेरिका कहा जाता है। और किस लिए कहा था, क्योंकि लैटिन भाषा के लिए, ठीक है, तो वहाँ लैंग्वेज बेसिकली रोमांस लैंग्वेज कहा गया, जिसमें ढेर सारी लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज, क्योंकि लैंग्वेज डिफरेंट होती हैं ऑलमोस्ट हर कंट्रीज की, तो एक लैटिन भाषा से क्लोज था, रोमांस लैंग्वेज भी कहा गया। ये आपका लैटिन अमेरिका को एक प्रकार से बोला जाता है। तो अभी प्रवासी भारतीय दिवस आपको पता ही है कि जिस दिन गांधी जी आए थे 9 जनवरी 1915, उसके बाद ही आपको याद है सबसे पहला मूवमेंट चंपारण वाला 1917, तो 1915 2 साल पहले गांधी जी आए थे, उसका इंडिया पूरा घूमे थे और फिर चंपारण मूवमेंट हुआ था, जहाँ पे क्या नाम था उनका, राज शुक्ला ने जो है गांधी जी को इन्विटेशन मिला था चंपारण में तिनकठिया सिस्टम के खिलाफ। तो 17th प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया, कहाँ मनाया गया, इंदौर में मनाया गया, ये पता होना चाहिए। क्या थीम था ये भी पता होना चाहिए, रिलायबल पार्टनर फॉर इंडिया प्रोग्रेस इन अमृतकाल। अभी अमृतकाल क्या है, अमृत महोत्सव, 75वां एक प्रकार से स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, ठीक है, तो उसको लेकर अमृतकाल कहा जा रहा है। 9 जनवरी आपको याद रखना है, 1915 को गांधी जी आए थे। पहला प्रवासी भारतीय दिवस 2003 से मनाया जाता था और 2015 से हर 2 साल पे मनाया जाता है, पहले हर 1 साल पे मनाते थे और 2015 से हर 2 साल पे ये मनाया जाता है। लैटिन अमेरिका का मतलब मैंने बता ही दिया, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसमें कई सारी कंट्री जैसे कि त्रिनिडाद, सूरीनाम, गुयाना, इसके अलावा जमैका, टोबैको, जो कि यहाँ पे जब ब्रिटिश प्लांटेशन जब कर रहे थे, इन सभी कंट्रीज में इनका शासन था। इसी बात नहीं, सिर्फ इंडिया कॉलोनियल रूल था, कई सारी कंट्रीज कॉलोनियल रूल में थी, अफ्रीका की, साउथ अमेरिका की, तो वहाँ पे जो है यहाँ के लेबर्स भेजे जाते थे प्लांटेशन के लिए, शुगर प्लांटेशंस के लिए, जो वहाँ पे लेबरर्स बस गए, बाद में बिजनेसमैन बन गए। अब क्या करें, उनसे फ़ायदा इंडिया को क्या मिलता है, क्या एक तो ये है कि भाई वो यहाँ का कल्चर, यहाँ का लैंग्वेज, यहाँ का डांस, समझ रहे हैं ना, यहाँ का फोक आर्ट, यहाँ का लैंग्वेज, मतलब ढेर सारी चीज़ें यहाँ से वहाँ पे स्प्रेड किए, जो वहाँ पे लोग देखते होंगे, फिर यहाँ इंडिया घूमने आते होंगे, जिससे इंडिया का एक प्रकार से टूरिज्म बढ़ता है। इसके अलावा जो यहाँ के लोग बाहर काम करने जाते हैं, क्योंकि जो आपका डायस्पोरा है इसमें आपका एनआरआई भी इंक्लूड हो गया, आपका ओसीआई, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया भी इंक्लूड हो गए, इसके अलावा पीआईओ, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन भी इंक्लूड हो गए। तो ये सभी लोग जो एक प्रकार से इंक्लूड हो जाते हैं आपके, तो उन सभी को एक प्रकार से अवार्ड भी दिया जाता है, चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन जिसने अच्छा काम किया है। तो इंडिया को हेल्प किस में मिलता है, इंडिया को रेमिटेंसेज में काफ़ी हेल्प मिलता है। रेमिटेंसेज क्या होता है, यहाँ का मान लीजिए कोई व्यक्ति जाके वहाँ बाहर काम कर रहा है, वो बेसिकली अपने फैमिली के लिए, किसी के लिए अपने पैसे भेजता है, तो इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व में और इंडिया की इकोनॉमी के लिए वो बेहतर होता है। इंडिया ने प्रोग्राम क्या लॉन्च किया, नो इंडिया प्रोग्राम। नो इंडिया प्रोग्राम में जो भी यूथ है, मेरे ख्याल से 18 से 30 साल, 18 से 29 साल ऐसे कुछ एज लिमिट है, उसमें जो यूथ हैं वो इंडिया में विजिट कर सकते हैं, और एक प्रकार से उनको एक प्रकार से इंडिया में टूरिज्म बढ़ाने के लिए और उनको इंडिया में एक प्रकार से जागरूक करने के लिए, जोड़ने के लिए प्रोग्राम रखा गया, नो इंडिया प्रोग्राम, मतलब भारत को जानो, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट आपका जो एक प्रकार से रह गया वो लास्ट वाला टॉपिक है, यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स। तो यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग जो है, इसका इंडिया के साथ काफ़ी एक पुराना रिलेशन रहा है, क्योंकि जब 1948 में मिडिल ईस्ट में कुछ तनाव था, तो उस समय जो है यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग, यूएनएससी जो है एक प्रकार से बॉडी है आपका यूनाइटेड नेशन का, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन कुछ स्पेशलाइज एजेंसी होती हैं और कुछ प्रिंसिपल ऑर्गन होती हैं, कुल मिला के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है, जिसमें यूएनजीए, यूएनएससी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट, ये सभी प्रिंसिपल बॉडी हैं। बाकी सभी जितने भी यूनेस्को वगैरह हो गई, सभी स्पेशलाइज एजेंसी हैं। तो यूएनएससी ने जो है इस्टेब्लिश किया था, और ये जो है इस पे जो भी कोई भी मिशन होता है उसमें यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और यूएनएससी ये डिसीजन लेती हैं, भाई कहाँ मिशन होगा, क्या होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो 1948 में हुआ था, शुरुआत से इंडिया पार्टिसिपेट करता आया है। अभी तक कुल मिला के 71 मिशन हुए हैं, जिसमें से 49 मिशन में इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है। इंडिया की ठीक ठाक हिस्ट्री है, और कुल मिला के इंडिया के 179 ऐसे सोल्जर्स जो हैं वो मतलब मार्टियर्ड हुए हैं, मतलब शहीद हुए हैं पीस कीपिंग में। पीस कीपिंग आसान नहीं होता है, किसी दूसरे कंट्री में वहाँ कुछ तख्ता पलट हो गया, वहाँ कुछ ट्रैवल हो गया, कुछ आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, मासकेयर चल रहा है, मतलब आपस में दूसरे को मार काट रहे हैं, तो भाई ऐसे सिचुएशन को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है दूसरे देश में। वहाँ पे ढेर सारे इशूज होते हैं, इशूज कोऑर्डिनेशन को लेके हो सकते हैं, क्योंकि कई सारी कंट्रीज के फोर्सेज आते हैं, सभी दूसरे को जानते नहीं हैं। इसके अलावा ट्रेनिंग को लेके हो सकती है कि भाई इस तरह की सिचुएशन में निपटने का ट्रेनिंग नहीं दी जाता है।
नहीं दिया जाता है। इसके अलावा क्या हो सकता है बताइए, रिसोर्सेज को लेके हो सकते हैं कि भाई रिसोर्सेज प्रॉपर हैं या नहीं हैं, जो भी फोर्सेज वहाँ पे ऑपरेट कर रही हैं, तो ढेर सारे इशूज हो जाते हैं। तो इंडिया का ठीक ठाक पार्टिसिपेशन रहा है। 2007 में इंडिया एकमात्र ऐसी कंट्री थी जो कि अभी तक 2007 तक जो कि पूरी की पूरी वुमेन कंटिजेंट, सिर्फ महिला कंटिजेंट जो है भेजा गया था। अभी भी कुछ कई कंट्रीज हैं, मेरे ख्याल से कई कंट्रीज हैं, जैसे कि आपका सूडान हो गया, कोंगो हो गया, जहाँ पे ऑपरेशंस चल रहे हैं, जहाँ पे अभी पार्टिसिपेट किया जा रहा है। सूडान या कहीं मैं अभी पढ़ा था कुछ महीने पहले ही, फिर से पूरी महिला कंटिजेंट ही गई थी वहाँ पे ऑपरेशंस के लिए, पीस कीपिंग मिशंस के लिए। तो इनको ब्लू हेलमेट्स भी कहा जाता है, क्योंकि ब्लू हेलमेट जो है बेसिकली ये हमेशा पहनते हैं। और इनका 29 मई को जो है मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है, इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग डे, ठीक है। तो इनको एक प्रकार से इनके उत्साहवर्धन के लिए, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, ये इतने फैक्ट्स काफ़ी होंगे, बाकी आपको देख लीजिएगा क्या क्या और फैक्ट्स दिए हुए हैं। क्या कहते हैं, इंडिया सर्व 49 आउट ऑफ 71, एस्टेब्लिश्ड 1948, मैंने बताया ही। और करंटली इंडिया इज 5th लार्जेस्ट ट्रूप कंट्रीब्यूटर, अभी जो है इंडिया 5वें स्थान पे है। कुल मिला के 5000 यहाँ के जो भी सैनिक हैं, इसमें बेसिकली आपके आर्म फोर्सेज के या पुलिस, मेरे ख्याल से पुलिस भी होते हैं इन्वॉल्व, तो ये सभी पीस कीपिंग मिशंस में डिप्लॉयड हैं। और कुल मिला के 13 एक्टिव पीस कीपिंग मिशन चल रहे हैं, 13 जगह पे मिशंस चल रहे हैं, इसमें से 8 जगह पे इंडिया ने अपना डिप्लॉय कर रखा है। और इंडिया वॉज द फर्स्ट कंट्री टू कंट्रीब्यूट टू द ट्रस्ट फंड द सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, तो इंडिया ने जो है ट्रस्ट फंड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ जो है एक प्रकार से उसमें भी कंट्रीब्यूशन दिया। और जैसे कि यहाँ दिखा है, वुमेन पीस कीपर ने कॉन्गो, लाइबेरिया, साउथ सूडान, हैती, ये सभी के सभी आपका आ गया कंट्रीज, उसमें इसमें आएगा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, ठीक है। हैती चेक करना पड़ेगा कहाँ पे है, बाकी ये सब सही है। हैती मेरे ख्याल से कैरेबियन आइलैंड में है या अफ्रीका में ही है, ठीक है। तो इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री डिप्लॉय ऑल वुमेन कंट्री 2007, तो ये मैंने आपको बता दिया। तो लास्ट है एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन, तो जैसे इंटरनेशनल पोस्टल यूनियन है वैसे ही आपका एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन है। इंडिया को चार्ज ऑफ सेक्रेटरी जनरल मिला है। इंडिया विल टेक ओवर द चार्ज ऑफ सेक्रेटरी जनरल ऑफ एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन फॉर 10 ईयर, तो अगले 4 साल के लिए जो है इंडिया को सेक्रेटरी जनरल बनाया गया है इसका। और ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कई देश हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं, कुल मिला के 32 कंट्रीज हैं एशिया पैसिफिक में। और किस प्रकार से जो है पोस्टल रिलेशन आपस में बढ़ाया जाए इन सभी कंट्रीज के बीच में। पोस्टल सर्विस आपको पता ही है, कुछ पत्राचार तरह की सर्विसेज। और ओनली रेस्ट्रिक्टेड यूनियन ऑफ इज द ओनली रेस्ट्रिक्टेड यूनियन ऑफ यूपीयू इन द रीजन विच इज स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन, ठीक है। तो आपका बैंकॉक थाईलैंड इसका हेडक्वार्टर है, तो आपको बस पता क्या होना चाहिए प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडिया को सेक्रेटरी जनरल बनाया गया, 32 मेंबर है जिसमें कि इंडिया भी है, और हेडक्वार्टर इसका बैंकॉक थाईलैंड है। तो आई थिंक ऑलमोस्ट हम लोगों ने IR का पोर्सन लगभग जितने भी टॉपिक्स थे सब कुछ कवर कर लिया, ढेर सारे फैक्ट्स के बारे में डिस्कशन किया। टॉपिक का क्रक्स जो था वो मैंने आपको बता दिया। अगर आपको लेक्चर सही लगे तो लाइक कर दीजिएगा। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो भी नेक्स्ट टॉपिक होगा मेरे ख्याल से इकोनॉमी होगा, और 23 से अपने करंट अफेयर कवर करना है, ठीक है। तो आई होप साथ साथ आप कवर कर रहे होंगे, रिवाइज करते जाइएगा जो भी आपने नोट्स बनाए हैं। नहीं किया है, अगर कुछ भी नहीं किया है तो PT 365 कर लीजिएगा। फैक्ट्स आपको कवर करने प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर लीजिएगा, बार बार रीडिंग कीजिएगा, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।